गुड मॉर्निंग गर्ल्स। जैविक शक्तियों को लेंगे हम आज, क्योंकि हमने कल 5 शक्तियाँ की थी। और जैविक शक्तियों में होता है पेड़ पौधे, जीव जंतु। पेड़ पौधे भी जड़ें अंदर तक फैलाते हैं, मिट्टी लूज होती है उससे। इकोसिस्टम को भी मेंटेन करते हैं और अपरजन अपक्षय की दोनों बातें होती हैं। जीव जंतु जैसे बुरोज़ बनाते हैं, अपने होल्स बनाते हैं रहने के, डेंस बनाते हैं, तो वो चीज़ भी इकोसिस्टम को अफेक्ट करती है, क्योंकि उस जगह की मिट्टी लूज़ होती है। परंतु जो बारीक महीन घास वगैरह होती हैं वो मिट्टी की जड़ों को बांध के रखती हैं और अपरदन को रोकने में सहायक होती हैं। इसी प्रकार से मानव शक्ति एक अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, जिसमें सारे भौगोलिक कारक जो हैं काम करते हैं। तो तीसरा बिंदु है आपका जैविक शक्तियों के बाद तीसरा बिंदु है मानव शक्तियाँ, ह्यूमन फोर्सेस। अब ह्यूमन फोर्सेस में बच्चों क्या होता है कि जो फिज़िकल एलिमेंट्स होते हैं उन सबको वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलते हैं। जैसे मानव पहाड़ों पर रहता है या पठारी क्षेत्र पर रहता है, तो वो सड़कें बनाना, नदी तालाब खोदना, बांधों का निर्माण, नहरों का निर्माण और बड़े बड़े भवनों का निर्माण या ब्लास्टिंग करना अपनी माइनिंग की ज़रूरतों के लिए, इस प्रकार की सारी गतिविधियाँ मानव शक्तियों के रूप में वो करता है। और वो सारी मानव शक्तियाँ असंतुलन बनाने का काम करती हैं। तो परंतु ये सारी जो शक्तियाँ मनुष्य कर रहा है और पॉजिटिवली कर रहा है, मानव समाज के लिए कर रहा है, उसके उन्नति उत्थान के लिए कर रहा है, तो इस प्रकार से क्रियाशीलता का सिद्धांत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो आज हमने जाना कि मानव भूगोल के अंदर क्रियाशीलता अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण फिनोमिना है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। क्योंकि मानव शक्ति में हम जनसंख्या को भी देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि को देखते हैं, जनसंख्या के प्रकारों को देखते हैं, जनसंख्या ग्रोथ किस प्रकार की है, दक्षतापूर्ण है, अदक्षतापूर्ण है, कैसी क्रियाशीलता है। तो वो क्रियाशीलता ही संपूर्ण विकास को प्रभावित करती है। इसीलिए आप देखेंगे शहरों की परिभाषा हर 10-15 साल में बदल रही है। पहले शहर वो होते थे जिसमें 1000, 2000, 5000 लोग रहते थे। आज 50,000 तक का कस्बा माना जाता है। 50,000 जनसंख्या की मेगापोलिशन उससे भी महत्वपूर्ण, इओपोलिशन, मैक्रोपोलिशन वगैरह वगैरह। तो वर्तमान में जितनी जनसंख्या की ग्रोथ हुई है वो नगरों महानगरों में क्षण प्रतिक्षण जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो मतलब जनसंख्या के आकार में, नगरों के साइज़ में, भवनों के निर्माण के प्रकारों में, उसके साइज़ में, उसके यूज़ मटेरियल में, इस प्रकार के जो वेरिएशंस हो रहे हैं, ये सारे परिवर्तन जो हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार से परिवर्तन के सार्वभौमिकता के रूप में पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न रूपों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम बोलें भौतिक चक्र, जैविक चक्र, जीवन चक्र, सब एक साथ चलते रहते हैं। मनुष्य का उद्भव, विकास और उसका ग्रोथ, इसी प्रकार से अन्य प्रकार के चक्रों में भी इसका विकास होता है। अब सार्वभौमिकता तो क्या है? जो चीज़ जिस जगह पर उपलब्ध है, तापमान कवाड़ा कर दिया तूने, 1:30 है। चल, हमें क्योंकि नए नए आइडियाज़ लेने पड़ते हैं ना, उदाहरण। अब जैसे मैं भी तो बोल रही हूँ, पर मैं कभी इसको फॉलो नहीं करती हूँ, पढ़ कर के करती हूँ। इस प्रकार से पृथ्वी पर हर का जीवन चक्र होता है, चाहे वो जलीय जीवन चक्र, जल चक्र हो, और जल चक्र से जैसे नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, फूड चेन, ये सब चीज़ें एक दूसरे की ग्रोथ में सहायक हैं, एक दूसरे के विकास में सहायक हैं, एक दूसरे के उद्भव में सहायक हैं। या यूँ मान लीजिए कि जैसे हम पर्वतों को निर्जीव मानते हैं, पर उनमें भी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था, डेन्यूडेशन यानी वो होता है। कहने का मकसद यहाँ पर ये हुआ कि आप किसी भी चीज़ को देख लें, चाहे सूर्य का तापमान देख लें, वर्षा देख लें, आर्द्रता देख लें, पाला देख लें और अन्य संघनन के प्रकार देख लें, तो ये सब के सब निरंतर धरती पर क्रिया करते रहते हैं और क्रिया में परिवर्तनशीलता इसमें निहित होती है। अब इसी तरह से हमने जब वैगनर थ्योरी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि विषुवत रेखा जो सिल्यूरियन एज में आपके अफ्रीका के नेटाल से होकर के इंग्लैंड के ऊपर से निकलती थी। मतलब जो आज हमारा 0 डिग्री लगभग 0 डिग्री देशांतर के आसपास का क्षेत्र, देशांतर बोल रही हूँ मैं, तो वो उस टाइम पर सिल्यूरियन एज में 0 डिग्री अक्षांश था पूरा,
और आज भी जैसे हमारा जो पैलियोमैग्नेटिज्म वाला क्षेत्र है, यानी हमारा जो धरती की आंतरिक शलाका है, मैग्नेट की जो चुंबक की वो है सेल रॉड, चुंबक धरती के अंदर जो बहुत बड़ा है निफे के अंदर, वो आपका लगातार, क्योंकि उसकी डेंसिटी में वेरिएशन है, उसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपरी की परत का घनत्व कम है, तो वो घूम रहा है, पर बहुत स्लो गति से घूम रहा है और टूवर्ड्स वेस्ट घूम रहा है। आज का जो पश्चिमी महाद्वीप है उसकी तरफ वो घूम रहा है। अर्थात इस प्रकार से चुंबक का क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण हमारा जो वर्तमान का उत्तरी ध्रुव है वो 90 डिग्री न होकर के 85 डिग्री 5 मिनट्स है। जैसे कि एक और अन्य उदाहरण में प्लेस्टोसीन इरा के अंदर पूरी धरती पर बर्फ़ थी। जैसे हम कहते हैं ना कि आदि मनु पैदा हुए तो वो जल में तैरते हुए निकले। खासकर मनाली के यहाँ पर, शायद भारत में सिर्फ मनु का मंदिर मनाली में ही है, और मनु महादेव के मंदिर के यहाँ ये कहावत प्रसिद्ध है। अब जैसे जैमिनी ऋषि हैं कि जब धरती डूबने लगी थी तो अपना सारा सामान लेकर के आगे बढ़ते रहे धरती की तलाश में, पानी से बचने के लिए धरती की तलाश में। तो वो जो आज वर्तमान समय का जर्मनी है, उस स्थल पर जाकर उनकी नाव लगी। इसलिए जर्मन लोग जो है स्वास्तिक जो है उनका, हालांकि वो काल के अंतर में उल्टा हो गया, पर इस प्रकार से जर्मनी के लोग आज भी हवन वगैरह करते हैं। तो ये परिवर्तन है। और यदि हम देखें तो जातियाँ, उपजातियाँ, प्रजातियाँ, समाजों की संरचना, उनका खान पान, रहन सहन, हर एक में परिवर्तन है। परंतु परिवर्तन होने के साथ साथ सब में एकता ज़रूर है। किसी एक या दो तीन कारक जो हैं अपने आप में समानता लिए हुए हैं, सामंजस्यता बनाए हुए हैं। इस प्रकार से परिवर्तन या गतिशीलता एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, मतलब पूरा टोटली इट इज़ यूज़फुल फॉर मैनकाइंड। इस प्रकार से बच्चों ये क्रियाशीलता का सिद्धांत यहाँ पर ख़त्म होता है। कल हमने पढ़ा था क्रियाशीलता के सिद्धांत, और क्रियाशीलता के सिद्धांत में ही मैं पार्थिव एकता को जोड़ रही हूँ। जीन ब्रून्स ने क्रियाशीलता के सिद्धांत पे बल दिया, तो आपके जर्मन विद्वान रेडज़ेल ने पार्थिव एकता के सिद्धांत पे बल दिया। अब इसे बच्चे छोटी छोटी बातें क्या है, पार्थिव होता है धरती के ऊपर, टेरेस्ट्रियल, और धरती के ऊपर जितनी भी चावच हैं, धरातल है जिसको हम ज्योग्राफी में क्रस्ट बोलते हैं, ये आपस में एक दूसरे से अंतर्निहित है। जैसे जहाँ मिट्टी जिस प्रकार की होगी उसी प्रकार की वनस्पति उत्पन्न होगी, जहाँ का उच्चावच जैसा होगा वहाँ की जलवायु उसी प्रकार की होगी। जैसे समुद्र के निकट रहने वाले क्षेत्र हैं उनमें जलवायु सम होगी, और जो पर्वतीय क्षेत्र में हैं उसमें विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, समर्स काफ़ी प्लेजेंट होंगे। और जैसे इंसान के खान पान, रहन सहन, सब बातें जो हैं उस जगह की जलवायु संबंधी दशाएं, उसका भू आकार, उसमें रहने वाले लोगों के विचार, सब उस निवास स्थान से प्रभावित होते हैं। और उस पे मनुष्य क्या करता है कि दोनों चीज़ें आपस में अंतर्क्रिया करती हैं, परंतु मनुष्य क्या करता है कि जब वो टेक्निकली बहुत एडवांस हो जाता है तो कई तरह की इकाइयों को सेटअप करता है। जैसे लकड़ी काटने के लिए पहले लोग कुल्हाड़ी, सीधा सिंपल स्पैड को लेते थे, पर अब वर्तमान में आरा मशीनें ऑटोमेटिक कटिंग करके, लॉगिंग करके हो गई हैं। पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे बिफोर विंटर्स वो नदियों के अंदर डाल देते थे, और आज यूरोप में तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाले क्षेत्रों में, और कनाडा के क्षेत्रों में, अलास्का के क्षेत्रों में, तो आज भी साइबेरिया के क्षेत्रों में आज भी कई जगहों पर इसी प्रकार से लकड़ी के लॉग्स का परिवहन किया जाता है। परंतु जहाँ बहुत ज़्यादा तकनीकी विकास हो गया है, बड़े पैमाने पर ये लकड़ी काटने का व्यवसाय पनप गया है, तो वहाँ पर आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन, कटिंग, छटाई लकड़ी की सारी इस तरह की व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार से बच्चों खनन कार्य हम देखें, खनन कार्य में जैसे जितना भी अपने प्राइमरी, इसको क्वेरिंग बोलते हैं, कि थोड़ा सा हथौड़ी से पत्थर को तोड़ लिया, पर आजकल ऑटोमेटिकली सारे जियोलॉजिकल सर्वे होते हैं। जियोलॉजिकल सर्वेज़ के अंदर आपके जो एरियल टोपोग्राफी जो होती है, एरियल फोटोग्राफी जो होती है, उससे पता चल जाता है, सैटेलाइट के ज़रिए इमेजेस मिल जाती हैं कि कहाँ पर पानी है, कहाँ पर किस प्रकार का मिनरल है, कहाँ पर पेट्रोलियम है, कहाँ पर कोल डिपॉजिट्स हैं, कहाँ पर जिंक और ये सब डिपॉजिट्स हैं। तो पहले तो चट्टानों की संरचना को देखकर आदमी कई
किलोमीटर्स पैदल चलता था और उसके मिट्टी के नमूनों को इकट्ठा कर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जांच कर फिर पता लगता था कि अरे यहाँ पे तो मैग्नीज़ है, या यहाँ पर लोहा है, यहाँ पे गोल्ड है। परंतु आज तो सारी पिक्चर्स आपको काफ़ी हद तक सही मिल जाती। एक निश्चित गहराई के बाद तो आपकी रिमोट सेंसिंग भी वर्क नहीं कर पाती है, पर काफ़ी हद तक फोटोग्राफी के थ्रू कई चीज़ों का हमें ज्ञान मिल जाता है। जैसे कहीं किसी जंगल में आग लगी तो वो भी पता लग जाती है। तो कहने का मतलब धरती के ऊपर हमारा लकड़ी काटने के व्यवसाय से लेकर, खनन कार्य के व्यवसाय से लेकर, कृषि के व्यवसाय से लेकर और अत्याधुनिक औद्योगिक इकाइयों के विकास को लेकर के मनुष्य निरंतर काम कर रहा है। और मनुष्य काम कर रहा है क्योंकि वो प्रकृति, वो जगह, वो वनस्पति, वो जीव जंतु उस क्षेत्र पर रहने वाले निवासियों पर अपनी छाप छोड़ते हैं। मतलब दोनों बोथ बायोटिक और बायोटिक लाइफ बोथ आर इंटर रिलेटेड, दे बोथ अफेक्ट ईच अदर। इस प्रकार से बच्चों मिट्टी की रचना जलवायु के द्वारा या जलवायु से मिट्टी बनती है। भूमि, वनस्पति, ये सारे मैंने आर्द्रता बनाए रखने में अन्य भौगोलिक कारक किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक वातावरण को बना के रहते हैं। तो परस्पर प्रत्येक तत्व एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं, एक दूसरे से संबंध हैं, रिलेटेड हैं और एक दूसरे के साथ संगठित हैं। दे आर ऑल ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज हैं, एक साथ हैं, इकट्ठा हैं, एक दूसरे पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं। इसीलिए इसको हम पार्थिव एकता का सिद्धांत कहते हैं। और यही बात फ्रेडरिक रेटज़ल ने अपनी बुक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर स्पष्ट की थी। इसी बात को काफ़ी हद तक फिजिकल एटलस में हमबोल्ट ने समझाया था। ब्लाश ने इसको अपनी पुस्तक एजेंट में बताया था कि समस्त राजनीतिक मानचित्र जो हैं वहाँ के प्राकृतिक मानचित्रों के साथ अपना एक स्पष्ट संबंध रखते हैं, चाहे वो भूविज्ञान के मानचित्रों, जलवायु संबंधी विज्ञान के मानचित्रों और सांख्यिकी संबंधी मानचित्रों, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जीन ब्रूस ने कहा था कि विभिन्न शक्तियाँ एक दूसरे पर केवल निश्चित दशाओं तक ही कार्य नहीं करती, बल्कि वो एक निश्चित फिनोमिना तक, एक लैंडस्केप तक वो अपना कार्य करती हैं। तो पार्थिव एकता का मतलब है एक शाश्वतता है, एक विश्वसनीयता है, सत्य है जो प्राचीन समय से चला आ रहा है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि परस्पर दोनों में, जीव वनस्पति और मनुष्य में आकर्षण होता है और क्रिया प्रतिक्रिया होती है, एक दूसरे के साथ निर्भर होते हैं। तो कहीं पर भी देख लीजिए बच्चों, पार्थिव एकता को हम समस्त दशा से, चाहे वो जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल हो, सब में एक समानता लेते हुए देखते हैं। पृथ्वी में वायुदाब की पेटियाँ, वो वायु के संचरण के कारण कैसी बनी है, या वायु संचरण संभव है पृथ्वी की वायुदाब की पेटियों के कारण। इस प्रकार से बच्चों ये आज की बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस